हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप लोगों का सिक्योरिटी क्लासेस पर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मेटल्स एंड मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मेटल्स। एक्चुअली देखा जाए कंपाउंड्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है। एलिमेंट को, सॉरी नॉट कंपाउंड को, एलिमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टडी करेंगे मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आपके पास में वो एलिमेंट है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के बाद में पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है। तो ऐसा कोई भी आपके पास में एलिमेंट है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और डोनेट करने के बाद में क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा क्या, मेटल्स। उन्हीं मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपके पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबल। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेटल्स के पास में वो प्रॉपर्टी होती है जिनको हैमरिंग के थ्रू हम लोग किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास में पता ही है आप लोगों को कि आपके जितने भी फैन वगैरह बने हुए हैं वो सभी मेटल बॉडी के बने हुए हैं। तो क्या किया गया कि जो मेटल था उसको हैमरिंग करके, उसको प्रेशर के थ्रू क्या किया गया, उसको शेप चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीन्स होता है कि किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू क्या कर सकता है, वो थिन वायर्स में क्या कर सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमारे पास में ये लैंप जल रहा है तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के वायर्स का यूज करते हैं। वो भी किसकी हेल्प से होता है बेटा, हैमरिंग की हेल्प से ही होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ब्रिटल। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड तो आपके पास में सॉलिड तो होते ही है, साथ में वो क्या होते हैं, आसानी से टूट सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग उन मेटल्स को आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, किसकी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, सीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है सोलोरस। जितने भी मेटल्स हैं बेटा वो क्या होते हैं, नेचर में सोलोरस होते हैं। सोलोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग। वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब भी किसी चीज़ से इसको स्ट्राइक किया जाएगा या हिट करते हैं, तो जैसे आपके स्कूल का क्या बैल है, बैल को क्या किया जाता है, किसी भी वुडन ब्लॉक के थ्रू क्या करते हैं, जब उसको हिट किया जाता है तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। उसका रीजन है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए होता है क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड जो होता है उनके बीच में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से उन बॉन्ड को तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, मतलब हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है कैसा, हाई होता है। ये तो रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ढेर सारी प्रॉपर्टीज है, हमने जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, हम लोग उन्हीं के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि केमिकल प्रॉपर्टी हमने समझा था, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब नया कंपोजिशन बनेगा, है ना। नया कंपोजिशन बनने का मतलब क्या है कि पहली प्रॉपर्टी है इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कोई भी मेटल जब भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वो बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा बेटा। तो मेटेलिक ऑक्साइड का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मेटल के द्वारा जो ऑक्साइड बनी है उसका नेचर कैसा होगा, तो हमेशा याद रखना जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्साइड बनाने के साथ में क्या करते हैं, बेसिक नेचर को शो कराते हैं, मतलब बेस की तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। बट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल जब भी क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा तो वो आपके पास में क्या करेगा, एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल्स क्या बनाते हैं आपके पास में, बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इसी में बात करेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले हम लोग को एक एक्सेप्शन जो है हमारे पास में, उन एक्सेप्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। बट कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन तो होंगे, रिएक्ट तो होंगे, बट वो बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाते। वो बनाते हैं कौन से ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती है बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होती हैं जो एसिड एज वेल एज बेस
दोनों के कैरेक्टर रखने के साथ में क्या करती है, जब भी उनके साथ में रिएक्ट होती है एसिड और बेस के साथ में, तो सॉल्ट बनाएंगे और सॉल्ट बनाने के साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या करती है, रिलीज करती है। मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होती है जिनके पास में ना तो एसिडिक नेचर होगा ना ही बेसिक नेचर होगा। तो वो दो ऑक्साइड्स हैं हमारे पास में मेनली। पहला होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब भी ऑक्साइड बनाता है तो ये जो Al2O3 बना है बेटा आपके पास में, ये नेचर में कैसा होगा आपके पास में, एम्फोटेरिक होगा। दूसरा होता है जिंक। Zn को जब भी ऑक्सीजन के साथ में मिलाया जाता है तो ये जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी कैसी होती है आपके पास में, एम्फोटेरिक होती है नेचर में, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी का। सेकंड प्रॉपर्टी में देखिए वो है रिएक्शन विद H2O, मतलब वाटर के साथ में। वाटर के साथ में जब भी क्या होगा, एक मेटल रिएक्ट होगा तो मेटल रिएक्ट करने के बाद में क्या करता है, बनाता है हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिखा भी है मेटल जब किसके साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मिल रहा है तो क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। बट इसमें भी बेटा आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की चीज की जरूरत है कि मेटल जब भी कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर के साथ में क्या होगा, लिक्विड वाटर के साथ में रिएक्ट होगा, तो रिएक्ट होने के बाद में मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। बट अगर यही मेटल स्टीम के साथ में रिएक्ट होता है, मतलब भाप के साथ में क्या होता है, अगर रिएक्ट होता है तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, वो बनाता है आपके पास में क्या, ऑक्साइड, ठीक है ना। तो वो क्या बनाएगा आपके पास में, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। कोई भी मेटल जब भी क्या करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट होता है, तो रिएक्ट होने के बाद में क्या करता है, हमें पता है कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। तो वो मेटल जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं, वो तो आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस करने के बाद में क्या बनाएंगे आपके पास में, मेटेलिक सॉल्ट बनाएंगे। बट कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, जैसे आपके पास में गोल्ड हो गया, आपके पास में सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया। ये चारों आपके पास में एलिमेंट क्या करते हैं, एसिड्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उसका रीजन है बेटा कि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, किसकी कंपैरिजन में, हाइड्रोजन की कंपैरिजन में, ठीक। तो ये तो रही कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। इसी के बीच आपके पास में आता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या है आपके पास में, एक कंपाउंड है जो बनता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने पर। अब इनका भी रेशियो फिक्स्ड है। रेशियो क्या फिक्स्ड है कि आपका जो HNO3 है, मतलब नाइट्रिक एसिड है, वो 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया जाता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा वो 3 मोलर कंसंट्रेशन में क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। मतलब 1:3 मोलर कंसंट्रेशन में इनका रेशियो रहता है, और जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा कैसा आपके पास में, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया के बारे में अगर आपसे पूछा जाए उसकी प्रॉपर्टीज बताइए, तो प्रॉपर्टीज में आपको लिखना है कि एक्वा रेजिया क्या होता है, केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड होता है जो क्या होता है, नेचर में येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। इसका जो एक्वा रेजिया का कलर होता है वो कैसा होता है, येलो ऑरेंज। साथ में अगर इसकी एक और प्रॉपर्टी बतानी तो वो आप लिख सकते हो कि एक्वा रेजिया कोरोसिव नेचर का होता है। मतलब कोरोसिव के मैंने आपको कोरोजन बताया था कि अगर आप किसको क्या करते हो, किसी भी मेटल पर डालते हो तो वो उसके बॉन्ड को ब्रेक करते हुए क्या करता है, उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी को लूज करता है। नेक्स्ट, इस एक्वा रेजिया को उन इनर्ट और नोबल कंपाउंड को गलाने और पिघलाने के लिए यूज किया जाता है जो किसी भी चीज से नहीं पिघलते। लाइक गोल्ड है आपके पास में और प्लेटिनम है, इन दोनों को पिघलाने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपके पास में एक्वा रेजिया का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ से, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है बेटा आपके पास में, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि एक ऐसा अरेंजमेंट है आपके एलिमेंट्स का इन देयर इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या किया गया है, रिएक्टिविटी
सीरीज में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसको तो टॉप पे रखा गया है, और जो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसको क्या किया गया है, बेस पे रखा गया है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज क्या है आपका, काना का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ है आगे और कुछ है आगे और पता चलेगा। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर, नीचे क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो एलिमेंट्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जो अरेंज किया गया है उसी को क्या बोला जाता है आपके पास में, रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात की जाती है आपसे, मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर आपसे बात की जाए तो वो है आपके पास में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट। तो देखिए आपके पास में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें क्या है आपके पास में, सपोज आपके पास में एक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ मेटल बी, एक बी नाम के मेटल का क्या है आपके पास में सॉल्ट है, उसको रिएक्ट किया जा रहा है किसके साथ में, मेटल ए के साथ में क्या किया जा रहा है, रिएक्ट किया जा रहा है। अगर ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, बी मेटल को वहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके बनाएगा आपके पास में क्या, सॉल्ट ऑफ मेटल ए, सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी, क्या बनाएगा, मेटल बी। एग्जाम्पल के लिए समझिए, CuSO4 कॉपर का एक सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट। जब इसको क्या किया जाता है, जिंक के साथ में रिएक्ट किया जाता है। जिंक देखिए आपके पास में ऊपर है, मतलब इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, कॉपर आपका नीचे है आपके पास में, हाइड्रोजन से ज्यादा, मतलब इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होगा। तो ये जिंक क्या करेगा, आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, और डिस्प्लेस करने के बाद में क्या बनाएगा आपके पास में, ZnSO4 प्लस Cu। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो भी रहा है तो इनका कलर क्या है कंपाउंड्स का। तो देखिए कॉपर जो होता है बेटा आपके पास में, इस कॉपर का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। इसका कलर होगा कैसा आपके पास में, रेडिश ब्राउन। अगर कॉपर सल्फेट का कलर आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका कलर होता है कैसा, ब्लू कलर होता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाता है ZnSO4 का, तो ये कलरलेस होगा आपके पास में, कलरलेस। तो ये तो रहा क्या कि जब भी कोई भी मेटल किसके साथ में रिएक्ट होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट होगा, तो क्या करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो करते हुए वो एक सामने वाले जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है आपका रिएक्शन विद क्लोरीन। अगर कोई भी मेटल क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होता है तो रिएक्ट होने के बाद में वो बनाता है मेटेलिक क्लोराइड। तो देखिए रिएक्शन विद क्लोरीन Cl, तो इसमें क्या होगा, मेटल प्लस क्लोरीन जब मिलेंगे तो बनाएंगे क्या, मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड। जैसे आपके पास में देखिए एक मेटल है सपोज मैग्नीशियम, Mg को आप क्या करते हो बेटा, Cl2 के साथ में रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी कितना होता है, -1। तो ये क्या करेगा, रिएक्शन होके बनाएगा क्या आपके पास में 2 मॉलिक्यूल ऑफ MgCl2।
या फिर 2 लगाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस ऑलरेडी है आपके पास में, तो क्या बना रहेगा वो MgCl2। ठीक है, तो ये तो रहा रिएक्शन विद क्लोरीन। नाउ बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मेटल्स हाइड्रोजन के साथ में भी रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो जब भी एक मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में बेटा, तो वो क्या करेगा, बनाएगा मेटल हाइड्राइड। क्या बनाएगा आपके पास में, मेटल हाइड्राइड। एग्जांपल के लिए देखिए, सपोज आपके पास में मेटल है Na को क्या किया जाता है, H2 के साथ में रिएक्ट कराया जाता है। तो रिएक्ट कराने पे ये क्या करेगा, ट्वाइस ऑफ NaH, सोडियम हाइड्राइड। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। बैलेंस करने के लिए 2 इधर भी लगाना पड़ेगा आपको। तो ये जो कंपाउंड होगा आपका वो कहलाएगा आपके पास में क्या, सोडियम हाइड्राइड। ये तो मतलब सिंपल सा क्या होगा, मेटल जब भी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होता है तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके पास में कंपाउंड, कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या करते हैं अपने पास में, क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो उनको बोला जाएगा कि आपके पास में नॉन मेटल्स। अगर उनकी प्रॉपर्टीज अगर हम लोग नॉर्मली डिस्कस करें, तो जब भी नॉन मेटल, एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा, तो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होने के बाद में वो क्या करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, वो नेचर में कैसी होगी, आपके पास में एसिडिक होगी। इसी तरीके से दूसरा बात करें, अगर H2O के साथ में नॉन मेटेल्स जब भी क्या करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बट ये नॉन मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं होते। उसका रीजन है क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, वो लेस रिएक्टिव होते हैं किसकी कंपैरिजन में, हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। इस वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल में भी रिएक्शन नहीं होगा। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बताया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में भी रिएक्शन नहीं होता है, और ना ही आपका रिएक्शन होगा किसके साथ में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर उनकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो नॉन मेटल्स का जो जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, वो अल्टरनेटिव होता है। कभी बढ़ जाता है अचानक से, कभी क्या होता है आपके पास में कम होता है, मगर मेटल्स के कंपैरिजन में तब भी क्या रहता है आपके पास में, लोअर ही रहता है ना। तो वहाँ पे कोई एक रेगुलर फॉर्मेट नहीं होता है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा या फिर घटेगा ही घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं आपके पास में, आयंस की अगर बात किया जाए बेटा, तो आयंस आपके पास में वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं एटम्स हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या फिर गेन करने के बाद में बनते हैं। जैसे आयंस 2 तरीके के होते हैं आपके पास में, एक होता है कैटायन, जिसपे चार्ज होगा कैसा, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होते हैं बेटा आपके पास में क्या, एनायंस, जिन पर चार्ज कैसा होगा आपके पास में, नेगेटिव चार्ज होगा। कैटायंस कब बनते हैं, जब कोई भी आपके पास में क्रिस्टल एटम अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। मतलब मेटल जब क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये नेगेटिव सिंबल लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और लूज करने के बाद में क्या करेगा, ये मेटल आ जाएगा किसकी फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में। एग्जांपल के लिए अगर सोडियम की बात किया जाए बेटा, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस फॉर्म में आना पसंद करेगा, Na पॉजिटिव में। और जब भी किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दैट मीन्स उसको बोला जाता है क्या, कैटायंस। इसी तरीके से अगर बात करते हैं एनायंस की, तो एनायंस की भी इसी तरीके का होता है। इसमें क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, बट एनायंस ऐसा नहीं करते। एनायंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। तो जब भी कोई भी एक मेटल क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा,
ठीक है, कोई भी एलिमेंट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेटल्स, मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट ने क्या किया, एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज आ गया उस पर। तो ये जो एलिमेंट है वो कैसा हो जाएगा आपके पास में, नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एनायंस बोला जाता है। ठीक, कैटायंस बनते कब है? अगर आपसे पूछा जाए कैटायंस कब बनेगा, एनायंस कब बनेगा, आखिर कैटायन बना क्यों, एनायन बना क्यों, तो उसके पीछे रीजन है कि कोई भी कैटायन तभी बनता है जब किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इजीली किसी से अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 7 या फिर 6 या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से गेन नहीं कर सकता है। तो ये क्या करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए अपने सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लूज कर देता है। और लूज करने की वजह से क्या होता है, वो किसकी फॉर्म में आ जाता है, प्लस की फॉर्म में, मतलब कैटायंस की फॉर्म में आ जाता है। इसी तरीके से अगर कोई भी एलिमेंट है जिसके पास में आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इतने इलेक्ट्रॉन्स होने पर किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा। तो क्या करता है वो, 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स की उसको रिक्वायरमेंट है, तो 1, 2, 3, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी से लिए भी जा सकते हैं। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और नेगेटिव चार्ज में क्या कर लेता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, मतलब एनायंस की फॉर्म में अपने आप को चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम किसके बारे में, केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड कब बनता है बेटा, बनने की जरूरत क्या है, बनता कब है ये छोड़ो, बनने की जरूरत क्या है। बनने की जरूरत इसलिए है बेटा कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन होना चाहता है तभी नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो नए कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए दो डिफरेंट या फिर सेम एलिमेंट क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, और उनके बीच में जो लिंकेज होता है या फिर जो रिलेशनशिप होता है, उसी रिलेशनशिप को बोला जाता है क्या, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जनरली दो तरीके के होते हैं। केमिकल बॉन्ड की अगर बात किया जाए बेटा, केमिकल बॉन्ड्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है आपके पास में कैसा, कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड कब बनता है, आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को क्या कर देता है, दे देता है, डोनेट कर देता है। तो जब एक एटम, मतलब आपके पास में क्या था, एक एटम था, इस एक एटम ने क्या किया, बी एटम, जैसे मान लो बी के पास में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास में आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इसको 8 इलेक्ट्रॉन करना है अपने पास में, और इसको कितना करना है अपने पास में, 8 ऑलरेडी स्टेबल करना है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे देगा, बी को दे देगा। और जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को उठा के देगा बेटा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, ठीक है ना, एक रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है ना। उसी रिलेशनशिप के थ्रू वो क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं। बट कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को परमानेंटली देता नहीं है, वो शेयर करते हैं। जैसे आपके पास में क्या है, नॉलेज, मेरे पास में अगर कुछ भी नॉलेज है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दे नहीं रहा हूँ, मैं ओनली शेयर कर रहा हूँ। जैसे मेरी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो मेरा रिवाइज हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, नई चीजें मिल रही है ना। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी ऐसा ही होता है, शेयरिंग होता है। अगर किसी एक एलिमेंट के पास में या फिर किसी एटम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, किसी के पास में 2 एटम्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो वो उससे कहेगा कि भाई तो एक काम कर, मेरे को अपने एटम दे मत, बट बाबा एक काम किया कर कि मेरे को अपने एटम्स को कंसीडर करने दे कि वो मेरे पास भी हैं और मेरे एटम तेरे पास भी हैं। तो दोनों को क्या करेगा, वो एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है, वो बनता है कौन सा बॉन्ड आपके पास में, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें लिखना है, इट इज ड्यू टू द शेयरिंग। किसकी वजह से होता है बेटा, ये शेयरिंग की वजह से होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये किसकी वजह से होता है, डोनेटिंग ऑफ
डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की वजह से क्या बनता है आपके पास में, आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात किया जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज में तो देख लीजिए आपके पास में कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए, पहले प्रॉपर्टी बाद में डिस्कस करेंगे, चलो टाइप बाद में डिस्कस करेंगे, पहले प्रॉपर्टी बात करते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इनका कंपैरेटिवली इनकी प्रॉपर्टीज क्या करता हूँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बारे में पहले इसमें बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इनके बारे में एक और चीज पढ़ते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्डेड, एक होता है डबल बॉन्डेड, एक होता है कौन सा, डबल बॉन्डेड, है ना। इसमें क्या होता है, वन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, वन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे। इसमें कितने किए जाएंगे बेटा, टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे। इसमें कितना किया जाएगा आपके पास में, थ्री पेयर इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक कंपाउंड्स क्या होगा, ऐसा कंपाउंड जिसके बीच में आयनिक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद होगा, उसको क्या बोला जाएगा आपके पास में, आयनिक कंपाउंड बोला जाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे, ऐसा कंपाउंड जिसके बीच में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, वो क्या होगा आपके पास में, कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिवली प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इधर है आपके पास में आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, और इधर है बेटा आपके पास में कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक। तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली नेचर में होते हैं सॉलिड। कैसे होते हैं आपके पास में, सॉलिड होते हैं। और ये ज्यादातर कैसे होंगे आपके पास में, मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड की बात किया जाए तो मोस्टली आपके पास में या तो लिक्विड की फॉर्म में होंगे या फिर किसकी फॉर्म में होंगे, गैस। रेयर केसेस में ये किस में पाए जाते हैं, मतलब बहुत कम अमाउंट पे किस में पाए जाते हैं, सॉलिड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये होता है नेचर में वोलाटाइल, वोलाटाइल इन नेचर, वोलाटाइल इन नेचर। नेचर में मतलब क्या होता है, घुलनशील होते हैं। ये कैसा होगा आपके पास में, नॉन वोलाटाइल, तो ये कैसा हो गया आपके पास में, वोलाटाइल, वोलाटाइल इन नेचर। अब वोलाटाइल इन नेचर में भी दो चीजें आती हैं आपके पास में, ये दो चीज में वोलाटाइल नहीं हो सकते, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होता है वाटर आपके पास में, है ना। तो ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन H2O, वाटर में सॉल्युबल होंगे बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ग्लूकोज हुआ आपके पास में, है ना, इनमें सॉल्युबल नहीं होते। बट यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोज हुआ आपके पास में, है ना, सेलुलोज हो गया, उनमें क्या होते हैं आपके पास में, ये सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखी जाए बेटा तो वो होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, अगर हाई पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई, कैसा होता है आपके पास में, बहुत ज्यादा हाई होता है। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो होता है आपके पास में कैसा, लो। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा आपके पास में, लो होगा। नेक्स्ट अगर और प्रॉपर्टी अगर इसकी डिस्कस करें तो ये मॉल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई स्टेट में, इन मॉल्टन स्टेट ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
बट ये मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। यही कुछ बेसिक डिफरेंस था किसमें, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज हैं किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की और कोवेलेंट कंपाउंड्स की। इसके बाद में जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा है वो है आपके पास में ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो क्या करना है, आपको लाइक सब्सक्राइब करना है। बाय।